दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को खबर मिली होगी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुछ ऐसी 11 कंडीशन दे दी है जिसकी वजह से ये सारी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट हो रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि आईएमएफ ही कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे पाकिस्तान को। क्योंकि 2019 में इन्होंने $7 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज दिया था पाकिस्तान को, उसमें से $2 बिलियन ये ले चुके हैं और $1 बिलियन इन्होंने अभी लिया पाकिस्तान और इंडिया की जब वॉर चल रही थी उस बीच में। अब यहाँ पर जो इनको ये पैसा मिला है और इसी के साथ साथ ही जो पूरा बेल आउट पैकेज है उसके अंदर 11 कंडीशन ऐड करिए आईएमएफ ने, और अगर इनमें से एक की भी चूक होती है तो ये इस बेल आउट पैकेज को कैंसिल भी कर सकता है, जिसमें से कुछ तो इंडिया के फेवर में भी आपको लगेगी। जैसे कि एक कंडीशन ये है कि पाकिस्तान का जो बजट होगा वो आईएमएफ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही चलेगा। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी गैस के रेट पे जो भी सब्सिडी वगैरह मिल रही है वो भी आईएमएफ कट करेगा, और इसी के साथ साथ वो डिसाइड करेगा कि कितना ज़्यादा तुम्हें रेट लेना पड़ेगा लोगों से इलेक्ट्रिसिटी का या फिर गैसेस वगैरह का। और इसी के साथ साथ जो कैश ट्रांसफ़र है, जो कि मतलब गरीब लोगों को ये ऐसे ही पैसे दे देते हैं, उसको भी आईएमएफ डिसाइड करेगा, उसका अमाउंट तय करेगा कि कितना किसको मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मॉनेटरी, फिजिकल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती है वो भी आईएमएफ के कंट्रोल में रहेगी। वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आईएमएफ ने ओपनली वार्न कर दिया है कि भैया अगर इंडिया के साथ में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है वॉर से रिलेटेड तो आपका ये जो बेल आउट पैकेज है वो तुरंत ही इमीडिएटली कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दरअसल इंडिया प्रेशर बना सकता है पाकिस्तान के ऊपर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके बॉर्डर एरिया में, जिससे कि पाकिस्तान थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है। वो और ज़्यादा अपना पैसा मिलिट्री इक्विपमेंट पे लगाएगा, बजट का पैसा और उधर डालेगा। और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है अगर इस तरीके की वॉर की सिचुएशन, तो उसमें पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स भी कर सकता है, वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में इतना ज़्यादा लोन हो रखा है कि वो उसको पे करने के लायक भी नहीं बचेंगे अगर कोई वॉर हो भी जाती है। तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली हम पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त में नेपाल और बांग्लादेश से भी ख़राब है, जिनके ऊपर शायद इतना ज़्यादा उधारी भी नहीं होगी जितनी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर हो रखी है। सो इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को आप समझ सकते हो कि उनके पास में कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की कमी है कि वो नेपाल से भी पीछे जा चुका है। जबकि नेपाल के ऊपर तो उधारी भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा उधारी है कि वो उसके बोझ तले ही दब जाएगा अगर वो एक भी अच्छी खासी वॉर के चक्कर में पड़ गया भारत से। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को एक और झटका दे दिया, खासतौर पे उन लोगों को जो कि यूएस के अंदर जॉब करते हैं और वहां से कमाई करके इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया एक रिमिटेंस टैक्स बिल, जिसके अंदर जो इंडियंस यूएस में रहकर अपनी कमाई करते हैं और उसके बाद में इंडिया में भेज देते हैं या फिर अपनी कंट्री में भेज देते हैं, लेकिन हम बात अब इंडिया की ही करेंगे। तो यूएस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसा भेजते हैं इंडिया को, अपनी फैमिली को, जहां पर उसके बाद में वो उसका यूज करते हैं। तो उसी पैसे के ऊपर ये 5% का टैक्स लगाने की सोच रहे हैं, कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने 2024 में भी कहा था जब मैं आऊंगा प्रेसिडेंट बनके तो मैं इस तरीके का टैक्स भी लगाऊंगा। तो वही सेम चीज होने जा रही है, जहां पर इंडियंस करीबन $30 बिलियन हर साल अपनी फैमिली को भेजते हैं और उसके ऊपर अगर 5% का टैक्स लगाया जाता है तो यानी कि डायरेक्ट $1.5 बिलियन का यहाँ पे लॉस है। और उनको भी लॉस है जो कि कमा रहे हैं वहां पे और अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, और उससे वो घर, ज़मीन और घर में रिनोवेशन वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो इंडिया की इकोनॉमी है, मतलब लोग बिजनेस चलाते हैं, यहाँ पर जो पैसा आता है उससे कोई बिजनेस खोल लेते हैं, उसको कहीं पर खर्च करते हैं, तो वो भी स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि अब कम पैसा आएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि वो टैक्स में भी कट रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर फ्यूचर रिस्क ये भी हो सकता है कि अभी 5% लगाए, क्या पता वो आगे 10% लगा दे, फिर उसको 15% कर दे कि भैया काफ़ी ज़्यादा तुम यहाँ पे कमाई करते हो, इंडिया में उतनी ज़्यादा कमाई होती नहीं, तो अगर तुम इंडिया में भी इतना टैक्स कट के भी भेज रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके का भी हो सकता है। और डॉलर का इनफ्लो वो भी कम रहेगा अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए। और इसी के साथ साथ यूएस ने एक और चीज़ कर दी है इंडियन ट्रैवल एजेंट के खिलाफ में, जो भी इलीगली लोगों को यूएस भेज रहे थे, चाहे किसी भी फेक डॉक्यूमेंट के जरिए भेज रहे थे, उनके पास में कोई लूप होल आ गया था कि भैया इस तरीके से यूएस में भेजा जा सकता है किसी को, कि भैया स्टूडेंट वीज़ा पे भेज देते हैं, उधर एक फलाना डमी यूनिवर्सिटी खुली हुई है उधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो इस तरीके से भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर उस तरीके को तो निकाल लिया, क्रैकडाउन कर लिया यूएस ने कि भैया इस तरीके से आ रहे थे। तो उसके बाद में उन ट्रैवल एजेंट को देखा जा रहा है जो कि सारी दुनिया के अंदर है, मतलब इंडिया में ही नहीं है
लेकिन दूसरे देशों से भी भेज रहे हैं, तो उस तरीके के ट्रैवल एजेंट पे बैन लगा दिया गया। वो भी खुद यूएस नहीं आ सकते, अगर वो यूएस में आते जाते भी थे तो अब उन पे भी बैन लग चुका है, सिर्फ इसी चक्कर में कि वो यहाँ की जानकारी ले रहे थे कि भाई अच्छा यहाँ पे ये वहाँ पे वो, मैं इस तरीके से भेज दूंगा। तो वो वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे थे कि मतलब किस तरीके से इलीगली लोगों को भेजा जा सकता है, और उसके बाद में अपनी कंट्री में जाके उन्हें भेज रहे थे। तो इस तरीके के लोगों को अब बैन कर दिया गया है कि भैया ना तुम आओगे ना तुम समझ पाओगे कि ये भी एक लूप होल है। दोस्तों, इंडिया के राजदूत ने पाकिस्तान को एक बात क्लियरली बोली है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की टेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो सकती है अगर आप उन टेररिस्टों को इंडिया को दे देते हो, जिसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा खास हैं, एक हाफिज़ सईद और दूसरा है जाकिर उल रहमान लखवी, जो कि वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने 26/11 के मुंबई अटैक के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। तो अगर उनको पाकिस्तान इंडिया को सौंप देता है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि यूएस भी ऐसा कर चुका है। देखो, जो डेविड हेडली था, जो यूएस का सिटीज़न था, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन था, वो भी दरअसल 26/11 के अंदर शामिल था। तो यहाँ पर यूएस ने दिया तो नहीं था, लेकिन हाँ, यूएस ने अलाउ कर दिया था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2016 के अंदर, जहाँ पर यूएस के अंदर गए थे इंडिया के ऑफिशियल्स और उसके बाद में उससे पूछताछ करी थी, जिसके बाद में उसको 35 साल की जेल भी हुई थी। इसी के साथ साथ तहव्वुर राणा के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसका भी रोल था 26/11 के अटैक के अंदर। तो यहाँ पर यूएस का स्टेटस ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जल्द तहव्वुर राणा को भी इंडिया को सौंप सकता है, लेकिन जब सौंपेगा तभी मालूम चलेगा कि सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। लेकिन हाँ, यूएस के कोर्ट ने तो अप्रूवल दे दिया था 2023 के अंदर, तो अभी भी प्रोसीडिंग चल रही है कि किस तरीके से तहव्वुर राणा को इंडिया के अंदर लेके आना है। और यही सेम चीज़ की डिमांड पाकिस्तान से भी की जा रही है कि अगर वो ऐसा करता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की टेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर आप टेररिस्टों के खिलाफ हो और के अगेंस्ट बातें करते हो तो आई थिंक ये 2 टेररिस्ट जिन्होंने इंडिया के 26/11 के अटैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी, तो उनको सौंप देना चाहिए पाकिस्तान को। दोस्तों, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आप देख रहे होंगे हर जगह, हर सिग्नल पे आपको कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि पहले तो यहाँ पे नहीं थे, आज ये इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए, किसी पुल के नीचे इतने ज़्यादा लोग कैसे आ चुके हैं। तो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का भी सारा का सारा ये खेल है, जो कि बाहर से आ चुके हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, तो मतलब ये सभी इंडिया के अंदर आकर बस चुके हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी भी कई सारे ऐसे थे जो कि यहाँ पर आधार कार्ड बनवा के बैठे हुए थे, उनका राशन कार्ड तक भी था, इसी के साथ साथ उनके पास में वोटर आईडी थी, वो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, वो वोट भी दे रहे थे। तो इस तरीके से वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे इंडिया की। तो यहाँ पर MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने साफ साफ कह दिया है सभी स्टेटों को और यूटीज़ को कि भैया 30 दिन की डेडलाइन दी जा रही है, अपने स्टेट के अंदर तुमको इलीगल इमिग्रेंट्स ढूंढने हैं, स्पेशली जो बांग्लादेशी हैं, म्यांमार है, रोहिंग्या वगैरह है, उनको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है, और उसके बाद में उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जिन भी लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वेरीफाई कर लिया जाएगा उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जाएंगे, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की ही टास्क फोर्स जो कि पुलिस लीड कर रही होगी वो संभालेगी। और हर महीने MHA को रिपोर्ट देनी होगी कि कितने वेरीफाई किए गए, कितने डिपोर्ट किए गए। इसी के साथ साथ जो नेशनल डेटाबेस है उसी से ये पूरा का पूरी प्रक्रिया होगी, वो वेरीफाई करेंगे कि भैया कितने लोगों के आधार कार्ड फेक हैं, कितने लोगों के वोटर आईडी फेक हैं, और कितने लोगों के वो वोटर आईडी आधार कार्ड कैंसिल करने हैं, मतलब कितनों ने गलत तरीके से उसको बनाया है, क्योंकि आ जाते हैं 500 रुपये में बन जाता है आधार कार्ड, 400 रुपये में वोटर आईडी। तो इस तरीके से की जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो आपने देखा भी पाकिस्तानियों ने तक यहाँ पे वोट डाल दिए, तो भैया इससे पता लगता है कि हमारी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। और यहाँ पर अब डिपोर्टेशन का जो ये पूरी प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगी आने वाले 30 दिनों के अंदर ही। दोस्तों, आईफोन के अंदर बैटरी हेल्थ का फीचर कई सालों से है, जिसकी वजह से यूज़र को मालूम रहता है कि उसकी बैटरी की हेल्थ कितनी है, 90% है, 80% है, और कम हो गई है तो उसको बैटरी रिप्लेस करवा देनी चाहिए। या फिर कई सारे लोग खरीदते भी हैं जब सेकंड हैंड आईफोन, तो वो देख लेते हैं भैया बैटरी हेल्थ कितनी है, तो ओवरऑल उसको बैटरी हेल्थ का पता लग जाता है, बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी का पता लग जाता है, जिससे पता लगता है कि भैया कितनी देर ये बैटरी चल पाएगी, क्योंकि इसकी परसेंटेज कम हो चुकी है। लेकिन यही सेम फीचर एंड्रॉयड 16 के अंदर भी आने वाला है, जिसमें सबसे पहले पिक्सल 8, पिक्सल 9, पिक्सल 9 प्रो और पिक्सल 9 प्रो फोल्ड, इन डिवाइसेस को ये मिलने वाला है। लेकिन बाकी के डिवाइसेस को ये बाद में मिलेगा, जैसा कि होता है हर बार कि भैया गूगल अपने जो डिवाइसेस हैं उसको पहले देता है इस तरीके की अपडेट। तो यहाँ पर अगर सैमसंग, वन प्लस की बात की जाए तो इनके पास में ऑलरेडी बैटरी हेल्थ का टूल है, जो कि इनका खुद का कस्टमाइज टूल है, जो कि इन्होंने ही डिज़ाइन किया था अपने यूआई के हिसाब से। सो इनके पास तो है, लेकिन बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके पास में भी एंड्रॉयड 16 के अंदर ये आ जाएगा, जैसे ही ये रोल आउट होता है बाकी डिवाइसेस के लिए भी।
दोस्तों गौरव तनेजा जिनको हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनका एक फ्लाइंग बीस्ट चैनल भी है और इसी के साथ साथ बीस्ट लाइफ नाम की एक प्रोटीन ब्रांड भी है, जो कि शार्क टैंक इंडिया के सीज़न 4 के अंदर गए भी थे, जहां पे उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उनकी इनकम को लेके कि भाई आप दूसरे कौन सी ब्रांड चलाते हो। तो मतलब इस तरीके से उनको कहा गया था कि भाई आप मल्टीपल ब्रांड्स चला रहे हो, जिसकी वजह से आप संभाल नहीं पाओगे अपनी बीस्ट लाइफ को, जिसकी वजह से इनका जो ये प्रोडक्ट था उसके अंदर किसी भी शार्क ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। अनुपम मित्तल ने तो ये भी कह दिया था कि आप इन्फ्लुएंसर अच्छे हो लेकिन एंटरप्रेन्योर अच्छे नहीं हो। इनको ये भी कहा गया था कि क्या आप फ्लाइंग बीस्ट चैनल को छोड़ सकते हो अपनी इस ब्रांड के लिए, अगर आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इन्होंने कहा था ना कि वो मेरी लाइफ है एक तरीके से, जो बीस्ट लाइफ है, तो यहाँ पर ये भी कहा गया। जिसके बाद में अब जाके गौरव तनेजा ने रिप्लाई ये दिया है कि भाई ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक फुलिश डिसीजन होता अगर मैं अपने फ्लाइंग बीस्ट चैनल को छोड़ दूँ अपनी इन ब्रांड्स के चक्कर में, क्योंकि वो मेरी एक पहचान है, उसी से मुझे एक किक स्टार्ट सेल मिली थी करीबन 1 करोड़ की एक दिन के अंदर, तो मैं उसको तो नहीं छोड़ पाऊंगा, जिसकी वजह से किसी भी शार्क ने मेरे इस ब्रांड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। सो मेरे लिए एक फुलिश डिसीजन होता कि मैं उसी चीज़ को छोड़ दूं जो मेरी पहचान है, जहां से मुझे और सेल जनरेट हो सकती है। और इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ देखी थी, इन शार्क को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था उनकी यूट्यूब इनकम जानने में, जिसको उन्होंने नहीं बताया। एक इनकी जो दूसरी ब्रांड थी उससे कितनी ज़्यादा इनकम होती है उसको भी गौरव तनेजा ने नहीं बताया। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाइड भी कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद हमने जो देखा वो बता रहे हैं कि भाई उसी वजह से शायद शार्क थोड़े से भड़क गए थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कि भैया आप बाकी बिजनेसेस के बारे में नहीं बता रहे, आप सिर्फ बीस्ट लाइफ के लिए आए हो तो आप उसी का डिस्कशन करोगे, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक उनका पॉइंट था।